हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी 5.6 में। आज हम आप सभी लोगों को संख्याओं के प्रकार के बारे में बताएंगे, जिसमें आप किस प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, ये सभी चीज़ें आपको बताएंगे। तो ध्यान से आप लोग समझिएगा। सबसे पहले शुरुआत होता है कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो देखिए, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो दैनिक जीवन में गणना करने के काम में आती हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। क्या? जो दैनिक जीवन में गणना, जैसे आप लोग कोई चीज़ गिनते हो तो कौन सी संख्या आती है? 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से तमाम संख्याएं हैं। इन्हीं को हम क्या प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इनमें जो है माइनस नहीं शामिल होता है, जैसे -1 -2, ये प्राकृतिक संख्या नहीं कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्या कौन है? जो दैनिक जीवन में गणना करने के काम में आती हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इत्यादि, ये सभी क्या हैं? प्राकृतिक संख्याएं हैं। अब देखिए, दूसरा संख्या आपका है, इसे हम प्राकृतिक संख्याओं को n से व्यक्त करते हैं, यानी नेचुरल नंबर। दूसरा है आपका पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? क्या? पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो सभी प्राकृतिक संख्याएं और उनमें शामिल शून्य पूर्ण संख्याओं का क्या समुच्चय होता है। जैसे देखिए, प्राकृतिक संख्या यहाँ पर लिखी हुई है 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक लिखी हुई है। अगर इसी में हम क्या जीरो भी लिख दें, यानी यहाँ पर अगर जीरो लगा दें तो ये क्या हो जाएगा? पूर्ण हो जाएगा। जब ये जीरो यहाँ पर आगे लग जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? आपका पूर्ण संख्या कहलाएगा। इसे हम W से व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पर जैसे देखिए, सभी प्राकृतिक संख्या और उनमें शामिल जीरो पूर्ण संख्याओं का समुच्चय होता है। तो यहाँ पर पहले जीरो लिख दिया गया है, इसके बाद क्या है? प्राकृतिक संख्या लिख दी गई है 1 2 3 4 5 6। इस तरह से जितना आप लिखेंगे सभी क्या है? पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे मान लीजिए आपके क्लास में कितने 40 बच्चे हैं, कितना 40 बच्चे हैं, उनमें से 39 बच्चे आए हैं, तो क्या पूरा हुआ है? नहीं, आपके क्लास अभी पूरा नहीं हुआ है। 39 बच्चा, जब एक बच्चा और आ जाएगा 40 बच्चा हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा? क्लास पूरी हो जाएगी। उसी प्रकार से 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है, उसी का आगे आप जीरो लिख दें या उसी में लिख दें तो ये क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या हो जाएगा। अब देखिए, अगला वाला आता है कि पूर्णांक किसे कहते हैं? क्या? पूर्णांक। ध्यान से समझिएगा ये भी। तो शून्य के साथ सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का समुच्चय ही क्या पूर्णांक संख्या कहलाती है। शून्य के साथ सभी धनात्मक, जैसे 1 2 3 4 5 6, ऋणात्मक -1 2 3 4, तो शून्य के साथ सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का समुच्चय ही क्या पूर्णांक संख्या कहलाती है। जैसे देखिए, यहाँ पर अगर आप बीच में जीरो लिख दें, जीरो के साइड में आप -1 -2 -3 -4 इस तरह से लिखते जाएं, और जीरो के साइड में 1 2 3 4 5 6 लिखते जाएं। चाहे इधर 1 2 3 4 5 6 लिखिए, चाहे इस साइड लिखिए, दोनों को उल्टा चाहे कर सकते हैं, लेकिन वह एक प्लस में रहे एक माइनस में रहे और जीरो बीच में रहती है, आपका क्या पूर्णांक संख्या कहलाएगा। बोल रहा है कि शून्य के साथ, तो शून्य के साथ क्या है? 1 2 3 4 भी है, और शून्य के साथ -1 -2 -3 -4 इस तरह से जितना लिखेंगे वो भी है। तो शून्य के साथ सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का समुच्चय ही क्या पूर्णांक संख्याओं कहलाती है। अगला आपका है कि सम संख्या किसे कहते हैं। सम संख्या बहुत ही आसान है। जो प्राकृतिक संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं उन्हें हम क्या सम संख्या कहते हैं। यानी जो प्राकृतिक संख्या क्या 2 से भाग देने पर पूरी तरह से कट जाएं उन्हें हम क्या सम संख्या कहते हैं, या इसे ई से व्यक्त करते हैं। जैसे देखिए, 2 से अगर 2 में भाग देंगे तो 2 1 के 2, ये भी पूरा कट जाएगा, यानी शेषफल आपका 0 आना चाहिए। 4 में अगर आप 2 से भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, 2 दूना 4, ये भी कट जाएगा 0। 6 2 से कट जाएगा पूरी तरह से, 8 भी कट जाएगा आपका, 10 भी कट जाएगा, 12 भी कट जाएगा। तो ये सभी क्या जो 2 से पूरी तरह से क्या कट जाए भाग देने पर, वो आपकी सम संख्या कहलाती है। अगला है आपका कि विषम संख्या किसे कहते हैं। इसे भी आप लोग ध्यान से समझिएगा। तो विषम संख्या किसे कहते हैं, इसे मैं सेट कर देता हूँ। देखिए, वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो उन्हें हम विषम संख्या कहते हैं। कहने का तात्पर्य है, अगर आप किसी भी संख्या में 2 से भाग दे रहे हैं और शेषफल 0 नहीं आ रहा है तो आपकी क्या विषम संख्या कहलाती है। क्या विषम संख्या कहलाती है। जैसे देखिए, 1 में अगर 2 से भाग देंगे तो शेषफल 0 नहीं आएगा, तो ये क्या हो जाएगा? विषम हो जाएगा। 3 में अगर आप 2 से भाग देंगे तो शेषफल 0 नहीं आएगा, तो ये भी क्या हो जाएगी? विषम। 5 में आप 2 से भाग देंगे तो शेषफल 0 नहीं आएगा, तो ये भी क्या हो जाएगी? विषम। उसी प्रकार 7 9 आपका 11 आपका 13, ये सभी इत्यादि संख्याएं आपकी विषम संख्याएं कहलाती हैं। आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। नीचे देखिए लिखा हुआ है कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं।
एक के अलावा व खुद को छोड़कर, कहने का तात्पर्य पहले आप लोग समझिएगा, एक को छोड़कर और खुद को छोड़कर वे प्राकृतिक संख्याएं जो किसी भी संख्या से कट जाएं भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे यहाँ पर देखिए 4 है, अगर एक के अलावा क्यों लिखा है जानते हैं? अगर एक से किसी भी संख्या में भाग देंगे तो वह संख्या कट जाती है, इसीलिए यहाँ पर लिखा है एक को भैया छोड़ दीजिए और वह संख्या खुद, जैसे 4 है, 4 को 4 से भाग देंगे तो कट जाएगी, 3 को 3 से भाग देंगे तो आसानी से कट जाएगी, इसीलिए यहाँ पर लिख दिया गया है एक व खुद को छोड़कर, यहाँ पर लिख लीजिएगा एक व खुद को छोड़कर। इसके बाद देखिए वे प्राकृतिक संख्याएं जो किसी भी संख्या से कट जाएं भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे देखिए 4 जो है वह आपका 2 से कट जाएगा और खुद से भी कट जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या कहलाती है। अगला आप 6 को भी देख सकते हैं। 6 देखिए आपका 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, यानी 1 को छोड़कर और 6 को छोड़कर अगर यह अन्य किसी संख्या से कट रहा है तो यह आपका भाज्य संख्या कहलाएगा। तो 6 देखिए अगर 1 को छोड़ दिया जाए और 6 खुद से छोड़ दिया जाए तो यह 2 से विभाजित हो जाता है और 3 से भी कट जाता है भाग देने पर, तो यह आपका भाज्य संख्या कहलाती है। यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा एक के अलावा व खुद को छोड़कर वे प्राकृतिक संख्याएं जो किसी भी संख्या से कट जाएं भाज्य संख्या कहलाती है। 8 देख लीजिए आपका 2 से कट जाएगा और 4 से भी कट जाएगा, तो ये क्या है? भाज्य संख्या है। 9 भी क्या हो जाएगा आपका? 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, तो ये भी क्या है? भाज्य संख्या है। यानी एक व खुद को छोड़कर वे प्राकृतिक संख्याएं जो किसी भी संख्या से कट जाएं तो भाज्य संख्या कहलाती हैं। अगला है आपका अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो इसे आप लोग ध्यान से समझिएगा। एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित न होने वाली संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं। एक और स्वयं के अतिरिक्त का मतलब एक को छोड़कर और खुद को छोड़कर, तो यहाँ पर देखिए 2 जो है एक से कटती है और खुद से कटती है और किसी भी संख्या से नहीं कटती है, तो यहाँ जब यह और किसी भी संख्या से नहीं कटती है तो यह अभाज्य संख्या कहलाती है। क्यों? क्योंकि हमें एक और खुद को छोड़ देना है। जैसे 3 देख लीजिए, 3 1 से कट जाती है, 3 3 से कटता है और किसी भी संख्या से नहीं कटता है, तो ये भी क्या है? अभाज्य संख्या है। 5 देख लीजिए, 5 1 से कटता है और 5 खुद से कटता है, यानी 5 से कटता है। इसके बाद यह किसी भी संख्या से नहीं कटता है, तो ये भी क्या हो जाएगा? अभाज्य हो जाएगा। यानी एक और स्वयं को छोड़कर वह किसी भी संख्या से अगर विभाजित न हो तो वही अभाज्य होता है। 7 भी देख लीजिए, या तो 1 से कट जाएगा और 7 खुद से कट जाता है और किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा? अभाज्य हो जाएगा। उसी प्रकार से आप देख लीजिएगा 11 देखिए, 11 जो है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, 11 जो है 1 से कट जाएगा और 11 खुद से कट जाएगा, तो ये भी क्या है? आपका अभाज्य कहलाएगा। जो एक और स्वयं को छोड़कर अन्य किसी भी संख्या से न कटे, ये आपका अभाज्य संख्या कहलाती है। अगला है आपका परिमेय संख्या है, तो इसे आप लोग ध्यान से समझिएगा कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। यहाँ पर देखिए परिमेय संख्या जिसे हम p अपान q के रूप में लिख सकें और q उसका 0 ना हो, जिसे हम p बाई q के रूप में लिख सकें और नीचे वाला जो q है ये 0 ना हो, वह परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे देखिए अगर 7 मैं पूछूं 7 परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो 7 क्या है? परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि 7 के नीचे हम बटे 1 लिख सकते हैं, इसीलिए 7 क्या है? परिमेय संख्या है। जब 7 के नीचे हम बटे 1 लिख सकते हैं, तो यह देखिए 7 जो है आप p के रूप में दिखाई दे रहा है, q जो है आपका 1 के रूप में दे, यानी 7/1, तो 7/1 क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या है। उसी प्रकार यहाँ पर -2 लिखा है, अगर आपसे कोई पूछे -2 परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो -2 के नीचे आप 1 लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। अगर आपसे कोई पूछ ले, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा कि 1/0 परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो आप कहिएगा 1/0 परिमेय संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नीचे वाला जो चीज़ है वह 0 नहीं होना चाहिए। क्या? 0 नहीं होना चाहिए। तो 1/0 यह परिमेय संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो q होता है, जैसे ऊपर वाले को हम p बोल दें, नीचे वाले को q, तो q हमारा 0 नहीं होना चाहिए, तो यह 0 है यहाँ पर, तो यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए था, तो यह परिमेय संख्या 1/0 नहीं है। अगर आपसे कोई पूछे 0 परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो आप कहिएगा 0 परिमेय संख्या है। कैसे? 0 के नीचे अगर कुछ भी नहीं है तो आप 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए q जो है 1 है और p जो है वो 0 है, तो 0/1 क्या है? परिमेय संख्या है। 7/5 भी क्या है? परिमेय संख्या है। एक चीज़ और आपसे लोग पूछते हैं कि 22/7 परिमेय संख्या है कि नहीं है,
तो 22/7 देखिए p/q के रूप में लिखा हुआ है, तो 22/7 क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन आपसे पूछा जाता है पाई आपका परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो पाई जो है यह परिमेय संख्या नहीं है। क्या पाई परिमेय संख्या नहीं है, जबकि 22/7 क्या है, परिमेय संख्या है। अब मैं आपको अपरिमेय संख्याओं के बारे में बताता हूं, तो ध्यान से समझिएगा। जिन संख्याओं को p/q के रूप में नहीं व्यक्त किया जा सकता उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं व्यक्त किया जा सकता उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे देखिए √2, √3, √5 इत्यादि तमाम उदाहरण अगर आपको इस तरह से दिखें तो आपके अपरिमेय संख्या कहलाएंगे। अब आपका लास्ट वाला है कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याओं को हम क्या, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। जैसे देखिए 0 क्या है, यह परिमेय संख्या है, 7 भी परिमेय संख्या है, -2 भी परिमेय संख्या है। √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है, 1/2 परिमेय है, 9/4 भी परिमेय है। अगर यहाँ पर मैं √3 लिख दूं तो ये क्या हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी। तो यहाँ पर वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याओं को हम क्या, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो यहाँ पर दोनों प्रकार की संख्याएं हैं, इसीलिए हम इसे वास्तविक संख्याएं कहते हैं। इस प्रकार से आपका जो संख्या पद्धति वाला पाठ था जरूर समझ में आया होगा। अगर मेरे द्वारा बताया गया तरीका आपको यह सब समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर अगर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। इतनी देर तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।